हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हो प्रतीक्स बायोलॉजी हब। पिछले वीडियो यानी पार्ट 1 में हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का बेसिक ओवरव्यू समझा था। ऑक्सीजन का इनटेक एंड CO2 का रिलीज क्यों ज़रूरी होता है। आज के इस पार्ट 2 में हम डिटेल में समझेंगे ब्रीदिंग का एक्चुअल मैकेनिज्म यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस एनसीईआरटी के एग्जैक्ट फ्लो में स्टेप बाय स्टेप। अगर आप क्लास 11th या क्लास 12 के बायोलॉजी को कंसेप्चुअली और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में मुझसे एक मिस्टेक हो गया था, उसी मिस्टेक को मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। ठीक है, जो हमारा ट्रैकिया होता है, ठीक है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वो आपका स्टार्ट होता है C6 से। मैंने पिछले वीडियो में C3 कह दिया था, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, C6 से स्टार्ट होता है और वो एंड कहाँ पे होता है आपका? एंड जहाँ पे एंड मतलब जहाँ पर वो दो पार्ट्स में, दो मेन ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, जिससे हम कैरिना भी कहते हैं। जिससे हम क्या कहते हैं? कैरिना भी, इस पार्ट को हम कहते हैं। तो ये जो पार्ट रहता है ये हमारे वर्टिब्री का किस लेवल पे आता है? T4 टू T5 के लेवल पे आता है। ठीक है, यही एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था जो कि आई होप समझ में आ गया होगा। तब हम आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, कि हम जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं वो आखिर होता कैसे है, उसके पीछे का क्या रीज़न रहता है, हम समझेंगे। सो लेट मी जूम आउट। अब आप देख सकते हैं जब आपका लंग्स क्या कर रहे हैं, इंस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, तब क्या हो रहा है कि पूरा जो थोरेसिक चेम्बर जो है, मैंने पढ़ा था, वो क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, और जब वहीं पर आप क्या कर रहे हो, जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो क्या हो रहा है? वापस से वो नॉर्मल अपने पोजीशन पे हो जा रहा है। ठीक है, अब ये एक्सपांशन और ये जो रिलैक्सेशन है ना, वो होता कैसे है? ठीक है, कैसे हमारा लंग्स और थोरेसिक कैविटी एक्सपांड होता है। तो थोरेसिक कैविटी का जब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था? वो आगे किससे? स्टर्नम से बना हुआ रहता है, लैटरली वो इन रिब्स से बने हुए रहते हैं, एंड डॉर्सली वो हमारे वर्टिब्री से बने रहते हैं। ओके, हमने पढ़ा था इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, फिर दूसरा इंटरनल और एक इनर मोस्ट पढ़ा था। इनहेलेशन जब हो रहा है तो क्या हो रहा है? हमारा जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल है वो क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि रिब्स जो है, रिब्स क्या है? अपलिफ्ट हो रहा है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि लैटरली जो हमारा लंग्स है वो क्या हो रहा है? लैटरली एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, लैटरली और अपवर्डली क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। और वहीं पे जो हमारा डायफ्राम है वो डाउनवर्ड कर रहा है, तो मतलब डाउनवर्ड चला जाता है, स्ट्रेट हो जाता है पूरा। तो क्या हो जाता है? एक स्पेस बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो थोरेसिक चेम्बर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। ठीक है, अब ये तो रहा इनहेलेशन का प्रोसेस। और जब अगर अब हमने सांस अंदर ले लिया और हमें एक्सपिरेशन करना है, तब हम क्या करेंगे? तब क्या चेंजेस होगा? तब जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल है ना, वो क्या होगा? तभी रिलैक्स होगा। क्या होगा? रिलैक्स होगा। और डायफ्राम जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, डायफ्राम, वहीं पर वो क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, वापस वो अपने डोम शेप में आ जाएगा। तो क्या हो रहा है? एक्सपीरेशन हो जाएगा हमारा तभी। ठीक है, सो अब हम ये देखेंगे कि जो बाहर का जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है, वो कैसे हमारे अंदर जाता है, हमारे शरीर के अंदर हम कैसे जाता है, इसके पीछे का भी एक रीज़न है। वो रीज़न अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे जो है स्पेस कैसे हमारे बॉडी बढ़ा रहा है जब हमें इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करना हो रहा है। तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब हम पढ़ेंगे कि जो एयर है ना हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, तो इसके पीछे का भी एक फैक्ट है, वो फैक्ट हम अभी समझने जाएंगे। ओके, सो अब ध्यान से एक चीज़ समझते हैं। ठीक है, अब एक टीचर है, ठीक है, एक क्या है? वो टीचर है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। अब वो तभी पढ़ा पाएगा ना जब
वो तभी पढ़ा पाएगा जब उसका जो नॉलेज है वो बच्चों के नॉलेज से ज़्यादा होगा, ठीक है? तब मैं भी आपको तभी पढ़ा पाऊँगा जब मुझे क्या होगा कि आपसे थोड़ा-सा ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है? तो क्या होता है कभी भी जो टीचर का जो ज़्यादा नॉलेज है वो बच्चों तक जाता है और बच्चे भी क्या हो जाते हैं, नॉलेजफुल होते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हायर टू लोअर जा रहा है कोई भी चीज़ क्या जा रहा है, हायर टू लोअर, ठीक है? कहीं पर भी क्या होता है कि जो भी चीज़ रहता है वो क्या रहता है, हायर कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन से किधर जाता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है? सो जब हम इंस्पिरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है? ये रफली डायग्राम है और ये हमारा नेज़ल पैसेज होगा, मैं रफली डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, ठीक है? अब जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, जब हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है? तब क्या होना चाहिए, हमारा जो लंग्स का जो प्रेशर है ना, वो एटमॉस्फेरिक एयर जो बाहर का जो प्रेशर है उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तभी तो क्या होगा, एयर हमारा अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि मैंने भी क्या कहा था, कोई भी चीज़ कैसे फ्लो करती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है? अब अगर बाहर का प्रेशर अगर 700 है ना, तो अंदर का अगर हमें कितना मान लो करना पड़ेगा, 680 करना पड़ेगा, ठीक है? तभी क्या हो जाएगा कि वो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है? जब तक कि इक्वल ना हो जाए, ठीक है? जब तक इक्विलिब्रियम को रीच ना कर जाए। तो ये तो बात होता है इंस्पिरेशन में, कहाँ पे, जब हम इनहेल कर रहे होते हैं, ठीक है? अब हमने इनहेल कर लिया, ठीक है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में चला गया। अब क्या होगा, अब जब हमें क्या करना होगा, जब हमें एक्सेल करना होगा, तब हम क्या करेंगे, तब हमें इसका ठीक उल्टा करना पड़ेगा, मतलब लंग्स में प्रेशर क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? लंग्स के प्रेशर को हम एक टर्म यूज़ करते हैं, वो टर्म है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। डैट मीन्स मुझे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू जो हमारा एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसके कंपेरिजन में मुझे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। डैट मीन्स तभी क्या हो जाएगा, जैसे इसका उल्टा 680 मान लो बाहर है और अंदर क्या है, 700 था, जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है? तो क्या होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अभी क्या हमारे बॉडी के बाहर क्या है, हमारे लंग्स के कंपेरिजन में क्या है, लोअर प्रेशर है, ठीक है? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर। तो हमारा जो लंग्स है अभी वो क्या करेगा, वापस से वो एयर को बाहर की तरफ पुश आउट कर देगा, ठीक है? फ्लश आउट कर देगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सेलेशन, ठीक है? एक्सेल हम करेंगे, ठीक है? सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जब इंस्पिरेशन होगा, जब इनहेल होगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसके कंपेरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उससे कंपेरिजन में। और ठीक इसका उल्टा होगा कब, जब एक्सेलेशन हो रहा है, जब हम एक्सेल करें तो क्या हो रहा है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किसके कंपेरिजन में, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है ना उसके कंपेरिजन में, ठीक है? सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, हम देखते हैं 1 मिनट में जो है ना हम कितना एक्सेल और इनहेल करते हैं नॉर्मली, ठीक है? विदाउट कोई, अगर कोई हमें डिफ़िकल्टी नहीं तो हम एक ह्यूमन नॉर्मली कितना ब्रीथ करता है, तो ब्रीथ करता है 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है? इतना नॉर्मल हमारा क्या होता है, ब्रीदिंग होता है, ठीक है? पर मिनट। अब हमने ये जो समझा, अब हम इसका एनसीईआरटी एक बार हम रीड कर लेते हैं, फिर अब आगे हम क्या करेंगे, अब हमें आगे वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ को देखना है, ठीक है? कि जो लंग्स का जो वॉल्यूम हो रहा है वो कैसे क्या हो रहा है, ठीक है? हम कैसे वॉल्यूम्स को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है? वो सब हम चीज़ पहले समझेंगे, लेकिन उससे पहले अभी जो मैंने आपको ये जो पढ़ा है, जो मैकेनिज़्म कि आपका जो एक्सपांशन और रिलैक्सेशन कैसे हो रहा है, प्लस जो ये जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन का जो कंसेप्ट है, एक बार हम इसका एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं, फिर हम उसको आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? मैं एक बार एनसीईआरटी को रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है? हमने ब्रीदिंग देखा, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग
which atmospheric air is drawn in and expiration by which the alveolar air is released out. मतलब कुछ नहीं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है. The movement of air onto and out of the lungs, the movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. हमने अभी जस्ट हमने समझा कि जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है जो और हमारा जो लंग्स है ना, उसके बीच में कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, वेट, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है. प्रेशर में का जो ग्रेडियंट है वो कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो हमारे लंग्स में, और लंग्स का जो एयर है वो एटमॉस्फेयर में वापस से जा रहा होता है, ठीक है. अब हम देखेंगे, वेट, हम आगे देखते हैं. इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमने वही अभी समझा था कि जो हमारा लंग्स है, लंग्स के अंदर के प्रेशर हम क्या कहते हैं, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, ठीक है. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. किसके कंपैरिजन में, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो हमारा प्रेशर है ना, उसके कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है. क्या कम होना चाहिए, हमारा IPP, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ठीक है. तो तभी हमारा क्या हो जाएगा, इनहेल होगा, ठीक है, इनहेल हो जाएगा, ठीक है, इनहेलेशन हो जाएगा. वेट, अच्छे से लिखा नहीं है मैंने, क्या होगा, इनहेल, ठीक है. सो आई होप क्लियर है. आगे एक बार हम रीड कर लेते हैं, ठीक है. सो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो रहा है, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी हमारा क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन होगा, ठीक है. देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब लंग्स में क्या रहा है, नेगेटिव प्रेशर बन रहा है, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव प्रेशर हम बोल रहे हैं. किसके कंपेरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके कंपेरिजन में. सिमिलरली इसके एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा होता है. टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है. तो हमारा कब होगा, जब हम एक्सेल कर रहे होंगे. क्या कर रहे होंगे, जब हम एक्सेल कर रहे होते हैं, ठीक है. सो हम आगे रीड आउट करते हैं. should take place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. आपके होता है diaphragm and a specialized set of muscle, external intercostal muscles between the ribs helps in generating of such pressure gradient. अब हमने जो पढ़ा था ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, ये सब क्या कर रहा होता है, ये सब हमारे थोरेसिक चेम्बर है, उसका क्या कर रहा होता है, स्पेस बढ़ा रहा होता है, एक्सपांशन में मदद करता है, ठीक है. और तभी क्या होता है, क्योंकि थोरेसिक चेम्बर से हमारा लंग्स का रहता है, चिपका हुआ रहता है, तो इस वजह से जब थोरेसिक चेम्बर इंक्रीज होता है तो हमारा लंग्स का जो स्पेस है वो भी क्या होने लगता है, एक्सपांड करने लगता है, ठीक है. सो ये हमें हेल्पफुल होता है कब, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन करने के लिए, ठीक है. जब ये सारे मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तभी क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपांशन हो रहा है, मतलब तभी हम इनहेल कर रहे हैं. और जब ये वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है, जब हम ये रिलैक्स हो रहा है, तभी क्या हो रहा है, हमारा एक्सहेलेशन हो रहा है, ठीक है. Expiration is initiated by the contraction, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ठीक है, एंड जो रिब्स के जो मसल्स होते हैं ना, इंटरकोस्टल मसल्स, उनके वजह से, विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस. मतलब जो हमारा डायफ्राम है ना, वो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो एक्सेस है ना, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस मतलब ये हमारा फेस हो गया, ये हमारा ह्यूमन बॉडी हो गया, ठीक है. क्या होता है एंटीरियर, मतलब क्या होता है, ऊपर, और पोस्टीरियर मतलब नीचे. तो एंटीरियर तो क्या कर रहा होता है, ये लंग्स सपोज कर लेते हैं, तो इसका क्या कर रहा होता है, इसको एंटीरियर पोस्ट, ये हो गया एंटीरियर एंड और ये होगा पोस्टीरियर एंड, ठीक है. इस एक्सिस में क्या कर रहा होता है, एक्सपांड कर रहा होता है. वहीं पे जो हमारे रिब्स है वो क्या कर रहे होते हैं, वो लेटरली एक्सपांड कर रहे होते हैं, लेटरली फ्रंट में बैक में एक्सपांड कर रहे होते हैं. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड द वेट. अब हम आगे देखेंगे, तब हम आगे देखते हैं क्या है. स्टर्नम कॉजिंग इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चेम्बर इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस. वही हो रहा है कि डॉर्सो वेंट्रली, मतलब एक तो वेंट्रली सामने की तरफ से, साइड से भी तो हो ही रहा है, और प्लस डॉर्सली बैक साइड से भी हो ही रहा है, ठीक है. ये कब होता है, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तभी ये बात होता है. तभी क्या एक्सपांड किस एक्सेस में होता है, हमारा
डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में क्या होता है, एक्सपांशन होता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। अगर थोरेसिक में अगर इंक्रीज होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो लंग्स है क्या थोरेसिक कैविटी से क्या चिपका हुआ ही है। एंड इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। और जैसे अब आपको पता होगा, एक एग्जांपल से हम ये लाइन समझते हैं। एक छोटा बलून है, ठीक है, छोटा बलून है। अब इसके अंदर जितना एयर आएगा उतना ही एयर मैं अगर बड़े बलून में डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, जितना टाइट ये था क्या ये उतना टाइट रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि क्या रह रहा है हमें, एक हम क्या सरफेस बढ़ा दे रहे हैं। जब हम सरफेस बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा ना। सेम चीज़ वही हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, लंग्स है जो हमारा, उसका हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपांड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका हम क्या बढ़ा रहे हैं, स्पेस बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर जो होगा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किसके कंपेरिजन में, जो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो an increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure which forces the air from outside to move into the lungs। मतलब एग्जांपल क्या है, इंस्पिरेशन। आई होप आपको ये लाइंस ठीक है समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जब वहीं पे रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम। और जब सब कुछ वापस से रिलैक्स हो रहा होता है ना, जब सब कुछ रिलैक्स हो रहा होता है तभी क्या होता है कि तभी क्या हो जाता है, हमारा एक्सेलेशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या हो जाता है कि उस समय क्या हो रहा होता है, जस्ट ये बड़ा बलून था, ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, छोटे बलून से हमने क्या किया था, छोटे बलून में जितना हवा भरा था उतना हवा हमने बड़े बलून में भर दिया था। अब वापस से बड़े बलून को मैं क्या कर दे रहा हूँ, बड़े बलून का हवा मैं उसी छोटे बलून में भर दे रहा हूँ, तो वापस से प्रेशर क्या हो जाएगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा ना। किसके कंपेरिजन में, एटमॉस्फेरिक एयर के कंपेरिजन में। तभी क्या हो जाएगा, हमारा एयर क्या हो जाएगा, क्योंकि बाहर प्रेशर कम है तो वो एयर क्या हो जाएगा, लंग से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर to slightly above the atmospheric pressure causing the expulsion of air from the lungs, example expiration। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of the additional muscles in the abdomen on and ab। ठीक है, अब मैंने कहा था जब हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं ना, जब हम ऐसे एकदम फोर्सफुली जोर ला के इंस्पिरेशन करते हैं तब बहुत सारे मसल्स काम करते हैं। मैंने तो आपको अभी 3 बताया, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल बताया, बट और भी हमारी बॉडी के जो कुछ मसल्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, काम करते हैं हमारे, जब हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन कर। एक जो नॉर्मल है ना, एवरेज, वो कितना ब्रीथ करता है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ऑल इन्वॉल्व इन द इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। वेट, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट है ना एयर का, जो ब्रीदिंग जो मूवमेंट हो रहा है, इसको हम कैसे हम पता लगाते हैं, वो लगाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या है, दिया आपके एनसीईआरटी में, स्पायरोमीटर। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग में, इसको हम एस्टिमेट किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो आंसर क्या होगा, स्पायरोमीटर। ठीक है, सो विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन। आई होप आपको ये बात एनसीईआरटी का ये जो पैरा है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये कुछ नहीं, क्या हो रहा है कि एयर एंटर कर रहा है, मतलब इनहेल कर रहा है, तो क्या हो रहा है, रिब्स वगैरह सब कुछ एक्सपांड्स कर रहे हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर ऐसे चिपटा जैसा हो जा रहा है, जो डोम शेप का डायफ्राम वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होकर चिपटा हो जा रहा है, तो वॉल्यूम क्या इंक्रीज हो रहा है, वहीं पे एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, वापस से डायफ्राम जो था वो चिपटा था, वापस से क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, देख सकते हैं आप, और ये सब वापस से रिलैक्स हो रहा है, तो क्या प्रेशर कम हो रहा है और ये बाहर आ जा रही है। ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो अब हम वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ को समझने के लिए हम रेडी हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ बेसिकली क्या है कि हम जो इंस्पिरेशन कर रहे हैं ना, तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ले रहे हैं, कितना हम जब हम ज़ोर से इंस्पिरेशन करते हैं तो हम कितना वॉल्यूम और हम ले सकते हैं, कितना वॉल्यूम हम छोड़ रहे होते हैं, तो वो ये सारी जो चीज़ें हैं अभी हम पढ़ेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे टाइडल वॉल्यूम होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2 लंग्स को मिला करके एक लंग्स बनाया है। ठीक है, ये लंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों लंग्स को। ठीक है, अब ये जो लंग मैंने बनाया है इसमें ना ही एक्सपिरेशन हो रहा है ना ही इंस्पिरेशन। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, तो हमारा लंग्स जो रह रहा है, ठीक है, वो ऐसा रह रहा है। ठीक है, इसमें भी एयर भरा रहता है, बट इसके बारे में हम आगे समझेंगे। अभी हम समझते हैं जब ये इनहेल कर रहा होता है। ठीक है, जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं। तो ये जो पूरा अमाउंट है ना, ये पूरा जो अमाउंट है
इसी को हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जो कि एक नॉर्मल पर्सन एक क्वाइट रेस्पिरेशन में शांति से रेस्पिरेशन कर रहा है, तो वो कितना ये जो अमाउंट है वो एयर इनहेल या एक्सेल करता है ना, उससे हम क्या कहते हैं, हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। नॉर्मली ये कितना होता है, अप्रॉक्स 500 ml होता है, ठीक है। 500 ml जो है वो आप इनहेल भी कर रहे हो और एक्सेल भी कर रहे हो, ठीक है। अब 500 को ही मान करके और हमें रेस्पिरेटरी रेट ऑलरेडी हमें पता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है, ठीक है। तो वही हम 500 को ले और हम 12 से इंटू करें कि अगर ये हम मान लेते हैं कि एक पर्सन है वो एक मिनट में 12 बार ब्रीथ कर रहा है, ठीक है, इनहेल कर रहा है, इनहेल और एक्सलेशन कर रहा है, तो कितना अमाउंट ऑफ करेगा, 6000। और अब हम मान लेते हैं कि वो जो है वो 16 टाइम्स कर रहा है, ठीक है, एक मिनट में, तो वो कितना करेगा, 8000 ml करेगा। मतलब 6000 to 8000 ml क्या करते हैं हम पर मिनट, हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, इनहेल और एक्सेल करते हैं, ठीक है। सो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल respiration. It is approx 500 ml. A healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute. I hope आपको टाइडल वॉल्यूम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम देखेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता क्या है। ये हमें पता है कि ये हमारा क्या है, टाइडल वॉल्यूम है। इतना ही अमाउंट ऑफ एयर हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम इनहेल और एक्सेल करते हैं, मतलब ब्रीदिंग करते हैं, वो हम टाइडल वॉल्यूम करते हैं। लेकिन जब हम फोर्स लगा करके जब हम इंस्पिरेशन करते हैं ना, जब हम फोर्स लगा के सांस अंदर करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा हमारा क्या होता है, जो थोरेसिक कैविटी है वो क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स भी एक्सपांड होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका एक्स्ट्रा कुछ एयर क्या होता है, आ जाता है, ठीक है, आप इनहेल कर लेते हो। टीवी को छोड़ करके जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो इनहेल कर रहे हो, क्योंकि आप टीवी तो ले ही रहे हो, ठीक है, वो आप लोगे ही लोगे, साथ उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो कि एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ फोर्स लाके जो आप एयर ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। अब एवरेजली हम देखें तो हम 2500 ml to 3000 ml हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या रहता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहता है। सो अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, क्या कहते हैं हम, IRV कहते हैं। आई होप IRV भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। हम जो इनहेल करते हैं नॉर्मली विदाउट एनी फोर्स, और जो हम एक्सेल करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, TV कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, नो डाउट। अब हमने जितना इनहेल क्या होता है, मैंने एक्सेल कर लिया, ठीक है, मतलब जितना टाइडल वॉल्यूम अंदर आया उतना बाहर भी चला गया, ठीक है, बाहर चला गया। उसके बाद भी हम एकदम फोर्स लगा करके हम और भी जब एक्सपिरेशन करेंगे तब क्या होता है, हमारे लंग्स में टाइडल वॉल्यूम के निकल जाने के बाद जो ये येलो पार्ट जो शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एयर कर रहा है कि हमारे लंग्स में टाइडल वॉल्यूम आ रहा है और जा रहा है। उसके बाद भी हमारा क्या, ये जो वॉल्यूम है ये रह रहा है। तो इसमें से भी कुछ वॉल्यूम क्या कर लेते हैं, हम एक्सेल कर लेते हैं, एक्सेल करते हैं, ठीक है, एक्सेल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो जितना अमाउंट ऑफ एयर टाइडल वॉल्यूम के निकालने के बाद जो हम निकाल रहे होते हैं ना लंग से, उससे हम क्या कहते हैं, ERV, क्या कहते हैं, ERV। अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन, उससे हम क्या कहते हैं, ERV हम कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ERV समझ में आ गया होगा। तो नॉर्मली हम कितना हम जो अमाउंट रहता है ERV का कितना रहता है, 1000 to 1100 हम ml क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा करके हम क्या कर सकते हैं, एक्सपीरेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। हमने जब फोर्सिबल एक्सेलेशन किया तो उसमें TV तो हमारा जा ही रहा था, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम तो हमारा निकल ही रहा होता है, ठीक है। लेकिन लंग्स का क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो हम रखते हैं हमारे लंग्स में, वो उसे भी निकाल देते हैं। कब निकाल देते हैं, जब हम एक्सपीरेशन कर रहे होते हैं तब, ठीक है। और फोर्सिबल एक्सपीरेशन करने के बाद जो ये हमारा अमाउंट बच जा रहा है, जो चाह करके भी फोर्स करके भी जो हम निकाल नहीं पा रहे हैं ना,
जो अमाउंट ऑफ एयर, उससे ही हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद भी जो हमारा अमाउंट यहाँ पे बच जा रहा है उससे हम क्या कह रहे हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है एवरेज में, 1100 ml से लेकर के 1200 ml तक ये हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हमने सारे वॉल्यूम्स को समझ लिया, अब हम कैपेसिटीज़ को समझेंगे। कैपेसिटीज़ कुछ नहीं, इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे एक दो वॉल्यूम्स को मिला मिला के ऐड ऑन कर करके हम कैपेसिटीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले दिया गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये देखिए, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। मतलब एक नॉर्मल एक्सपीरेशन हो रहा है, नॉर्मल एक्सपीरेशन हो रहा है मतलब आपका क्या रह रहा है, ERV जो है, ERV जो है वो कहीं नहीं जा रहा है, वो लंग्स के अंदर ही रह रहा है। बाकी आपका क्या चला जा रहा है, टाइडल वॉल्यूम बाहर जा रहा है जस्ट, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल एक्सपिरेशन में बात करो, नॉर्मल एक्सपिरेशन में कभी भी ERV बाहर नहीं जाता है। अब दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जब वो वापस से इंस्पिरेशन करेगा, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जितना इंस्पिरेशन करेगा तब क्या होगा, एक तो टाइडल वॉल्यूम आएगा, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम आएगा और क्या आएगा आपका, थोड़ा सा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एयर्स भी आ जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कुछ नहीं, एक हमारा टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों के एडिशन को हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, हम समझेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। मतलब एक नॉर्मल इंस्पिरेशन हो रहा है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, जस्ट टाइडल वॉल्यूम ही सिर्फ अंदर जा रहा है, ठीक है। अब जब इसके बाद जो हम एक्सपिरेशन करते हैं ना, जब हम एक्सपिरेशन अब हम करेंगे तब हम बाहर क्या क्या निकाल सकते हैं, एक तो हम टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाल सकते हैं, दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, ERV को भी हम बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, ERV को भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को TV प्लस ERV कह सकता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो गया। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब एक नॉर्मल इंस्पिरेशन सॉरी एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आप कितना एक्सपायर कर सकते हो। तो आप एक्सपायर एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आप कितना कर सकते हो, जो टाइडल वॉल्यूम आप एक्सपायर करोगे, अगर आप उसमें और फोर्स लगा दोगे तो आपका ERV बाहर चला जाएगा। तो क्या क्या बाहर जा रहा है, एक टाइडल वॉल्यूम जा रहा है और ERV जा रहा है, दोनों का एडिशन को हम क्या कह रहे हैं, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे, अब हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। मतलब इसमें नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होगा, तो नॉर्मल जब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होगा तो उसमें सिर्फ आपका TB बाहर जाता है, और तो कुछ बाहर जाएगा और बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि अब इसके बाद क्या है हमारा, एक तो ERV है, ठीक है, और दूसरा है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम है, RV है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और क्या हमारा एक रेसिडुअल वॉल्यूम है। तो बचेगा क्या हमारे लंग्स में, हमारे लंग्स में TB बाहर चला गया, TB अगर बाहर चला गया तो हमारे लंग्स में क्या बच रहा है, सिर्फ ये जो पोर्शन मैंने हाईलाइट किया यही बच रहा है। क्या बच रहा है, एक आपका ERV और दूसरा RV। तो FRC को हम लिख सकते हैं ERV प्लस RV। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो हम देखेंगे वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपीरेशन। मतलब ये क्या, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल कैन इंस्पायर आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। मतलब आपने एकदम प्रेशर दम लगा करके आपने एक्सपिरेशन कर लिया, उसके बाद अब जब इंस्पिरेशन करोगे तब क्या क्या आपके अंदर से आएगा, ठीक है। वो देखो सबसे पहले आपका फोर्सफुल एक्सपिरेशन में क्या बाहर जाता है, ERV बाहर जाता है और आपका क्या जाता है, TB भी बाहर चला जाता है,
ठीक है। अब वो जब हम वापस हम फोर्सफुल एक्सपीरियंस का बाद जब हम इंस्पिरेशन करेंगे तब क्या होगा, एक तो हमारा क्या क्या आएगा, ई आर वी आएगा, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आ जाएगा, आई आर वी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होगा हमारा वाइटल वी सी को हम क्या कह सकते हैं, वी सी को हम क्या कह सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू आई आर वी प्लस टी वी प्लस ई आर वी। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपीरेशन, दिस इंक्लूड्स ई आर वी, टी वी एंड आई आर वी, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। अब अगर आप फोर्स्ड इंस्पिरेशन करोगे, ठीक है, जब आप फोर्स्ड क्या करोगे, इंस्पिरेशन करोगे, तब कितना ब्रीथ आउट करोगे, जब फोर्स इंस्पिरेशन करोगे तो आपका मतलब बाहर कितना निकलेगा, तो आपका टी वी भी निकलेगा, ई आर वी भी निकलेगा और आई आर वी भी निकलेगा। ठीक है, सो आई होप आपको वाइटल कैपेसिटी क्लियर हुआ। ओके, अब हम देखेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में कुछ नहीं, नाम में ही टोटल आ जा रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, हम सारे वॉल्यूम्स हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड, इसका हम लाइन समझ लेते हैं, मीनिंग इस लाइन का क्या है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, मतलब आपने फोर्स्ड इंस्पिरेशन कर लिया, दबला के जब आपने सांस ले लिया, तो उस वक्त आपके लंग्स में क्या क्या आएगा, उस वक्त आपके लंग्स में एक तो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा, फिर क्या आएगा आपका, एक तो ई आर वी आएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, तो आपका टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, और फिर आपका आई आर वी भी आ जाता है जब आप फोर्सफुल क्या करते हो, इंस्पिरेशन करते हो। तो टी एल सी में क्या होगा, आई आर वी प्लस टी वी प्लस ई आर वी प्लस आर वी। ओके, आई होप आपको सारी की सारी कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो हम आगे मैंने बताया टीएलसी को हम क्या कह सकते हैं, एक हमारा आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ईआरवी एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस हमारा टाइडल वॉल्यूम एंड प्लस हमारा आईआरवी। ओके, सो हम ये कह रहे हैं। अब हम इसको टीएलसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, टोटल कैपेसिटी को, वेट, टोटल लंग कैपेसिटी हम क्या लिख सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी वी सी प्लस आर वी लिख सकते हैं, क्योंकि वी सी हमारा क्या रहता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो कि हम इनहेल करते हैं आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन हो रहा है, मतलब उसमें क्या आ रहा है, हमारा ई आर वी भी निकल रहा है, तो ई आर वी प्लस हमारा टाइडल वॉल्यूम तो आएगा और प्लस हमारा आई आर वी भी आ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए हमारे, वाइटल कैपेसिटी हो गया, तो इसलिए हम टोटल लंग कैपेसिटी को हम क्या कह सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस आर वी। ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डिटेल में समझा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एनसीईआरटी के एग्जैक्ट फ्लो के साथ। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बायोलॉजी के वीडियोस आते रहें। नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 में हम समझेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोली लेवल। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।